भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानून की किताब तो है नहीं, ये एक वादा है। लेकिन ये वादा आखिर बना कैसे? इसकी आत्मा में, इसकी रूह में कौन कौन सी ऐतिहासिक बहसें, कौन से गहरे विचार छिपे हुए हैं? चलिए आज इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम सब आए दिन अपनी फंडामेंटल राइट्स, अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि एक देश के इन सबसे पवित्र अधिकारों के पीछे असल में कितनी जबरदस्त खींचतान हुई होगी, कितने समझौते हुए होंगे? सच तो ये है कि ये अधिकार हमें यूं ही थाली में सजाकर नहीं मिल गए। इसकी कहानी तो आज़ादी से बहुत बहुत पहले शुरू होती है। ये एक सपना था, एक पुराना सपना जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने न जाने कितने दशकों तक अपनी आंखों में जिंदा रखा था। आप जरा सोचिए, साल था 1895, मतलब आज़ादी से 50 साल से भी ज्यादा पहले। तभी एक बिल ऑफ राइट्स का आइडिया सामने आ चुका था। और फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने तो बाकायदा अधिकारों की एक पूरी की पूरी औपचारिक लिस्ट ही पेश कर दी। इससे साफ पता चलता है कि अपने हक की लड़ाई हमारी आज़ादी की लड़ाई के बिल्कुल साथ साथ चल रही थी। तो ये जो दस्तावेज है ना, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है। नहीं, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे संविधान बनाने वालों के लिए अधिकारों का सपना कितना गहरा, कितना पुराना था। समझिए, भविष्य के भारत की नींव असल में यहीं से रखी जा रही थी। चलिए अब सीधे उस दौर में चलते हैं जब इन सपनों को हकीकत में बदलने का वक्त आया, यानी संविधान सभा, वो जगह जहां हर एक शब्द पर, हर एक कॉमा पर गहरी बहस हुई। तो अब जरा तारीखों पर गौर कीजिए। तारीख थी 13 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य संकल्प पेश किया। अब ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये तो आने वाले भारत का एक तरह से घोषणा पत्र था। और फिर 22 जनवरी 1947 को पूरी की पूरी सभा ने इसे एक मत से अपना लिया। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इस संकल्प के शब्द आज भी हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में गूंजते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वो वादा जो उस दिन किया गया था, आज भी हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। अच्छा, तो इसी वैचारिक मंथन से निकले दो बहुत ही अनमोल रत्न। पहला था मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। मतलब ये वो अधिकार हैं जो हर नागरिक को दिए गए हैं, और अगर सरकार इन्हें छीनने की जरा भी कोशिश करे तो कोई भी सीधा अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। एक तरह की गारंटी। और दूसरा रत्न था डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब देखिए, ये मौलिक अधिकारों की तरह अदालत में लागू नहीं हो सकते, लेकिन ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह है, एक गाइड बुक। इनका लक्ष्य क्या है? एक ऐसे समाज को बनाना जहां सामाजिक और आर्थिक बराबरी हो। तो समझने वाली बात यह है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप कह सकते हैं कि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। मौलिक अधिकार हमें राजनीतिक लोकतंत्र की गारंटी देते हैं, तो निदेशक सिद्धांत एक ऐसे समाज का रास्ता दिखाते हैं जहां सबको आर्थिक और सामाजिक न्याय मिल सके। एक के बिना दूसरा वाकई अधूरा है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। जैसे ही संविधान लागू हुआ, उसके फौरन बाद इन्हीं दोनों पहियों के बीच एक जबरदस्त टकराव शुरू हो गया। सवाल ये था कि बड़ा कौन है? एक तरफ था व्यक्ति का हक और दूसरी तरफ थी पूरे समाज की भलाई। और ये टकराव हुआ किस चीज को लेकर? संपत्ति के अधिकार को लेकर। देखिए, सरकार जमींदारी खत्म करके भूमि सुधार लाना चाहती थी, जो कि एक निदेशक सिद्धांत था, मतलब समाज की भलाई के लिए था। लेकिन जमींदारों ने कहा, अरे ये तो हमारे मौलिक अधिकार का हनन है, और वो इसे लेकर अदालतों में चले गए। अब इसके जवाब में संसद ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। साल था 1951 और लाया गया संविधान का पहला संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट। इसका मकसद था भूमि सुधार कानूनों को अदालत की पहुंच से बाहर करना। लेकिन बात यही नहीं रुकी। 1955 में अनुच्छेद 31 में फिर से बदलाव किया गया और राज्य को संपत्ति अधिग्रहण करने की और भी ज्यादा ताकत दे दी गई। इससे पहले संशोधन ने आर्टिकल 31A और 31B को संविधान में जोड़ा। इनका सीधा सीधा मकसद था सामाजिक सुधार के रास्ते में जो भी कानूनी अड़चनें आ रही हैं, उन्हें हटाना। आप कह सकते हैं कि ये हमारे नए नए बने संविधान की पहली बड़ी परीक्षा थी। और इसके बाद आने वाले दशकों में
ये जो संतुलन का तराजू था ना, ये और भी ज्यादा निर्देशक सिद्धांतों की तरफ झुकता चला गया। ये दौर था संसद और न्यायपालिका के बीच एक जबरदस्त वैचारिक खींचतान का। इस पूरी यात्रा को जरा देखिए। 1971 में 25वां संशोधन आता है जो संपत्ति के अधिकार को और कमजोर करता है। फिर आता है 1976 का 42वां संशोधन। इसने तो साफ साफ कह दिया कि निदेशक सिद्धांत कई मौलिक अधिकारों से भी ऊपर हैं। लेकिन फिर 1980 में सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल्स केस में एक ऐतिहासिक फैसला देता है और इस बिगड़े हुए संतुलन को वापस बनाता है। कोर्ट ने कहा, नहीं, इन दोनों के बीच का तालमेल, इनका हार्मनी ही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसकी बुनियादी संरचना है और इसे कोई नहीं बदल सकता। अच्छा, अब एक और बुनियादी सिद्धांत की बात करते हैं जिस पर हमेशा हमेशा बहस होती है, धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म। आखिर भारतीय संविधान के लिए इसका मतलब क्या है? यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर शब्द हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना में था ही नहीं। इसे 1976 में 42वां अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया। लेकिन इससे भी 3 साल पहले 1973 में ही सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुका था कि सेक्युलरिज्म संविधान की आत्मा का हिस्सा है, इसकी एक बुनियादी विशेषता है। भारतीय सेक्युलरिज्म की सोच क्या है? इसे शायद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उनके मुताबिक इसका मतलब ये है कि राज्य किसी भी एक धर्म को कोई स्पेशल स्टेटस, कोई तरजीह नहीं देगा। और ये सोच, ये भारत की अपनी सर्वधर्म समभाव की सदियों पुरानी परंपरा से ही निकली है। ये जो कोट है ना, ये हमें इंडियन सेक्युलरिज्म के फिलॉसफिकल बेस की एक झलक देता है। ये वेस्टर्न मॉडल से अलग है। कैसे? ये किसी धर्म को खारिज नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति बराबर सम्मान, इक्वल रिस्पेक्ट पर आधारित है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ दस्तावेज है। एक ऐसी कहानी है जो लगातार चल रही है। व्यक्तिगत आज़ादी और समाज की भलाई के बीच एक सही संतुलन बनाने की कहानी। और यही सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। आज़ादी के लगभग 80 साल बाद भी क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज की भलाई के बीच का ये तराजू एकदम सही संतुलन में है? या फिर इसे आज की ज़रूरतों के हिसाब से, आज की चुनौतियों के हिसाब से फिर से कैलिब्रेट करने की, फिर से साधने की ज़रूरत है? उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए, लाइक करें अगर आपको कंसेप्ट समझ आया हो और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।